साथ ही मिटिगेशन मेजर्स की बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स इसके ऊपर। यहाँ पे बिलखसूस जिक्र होगा आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स का, बिलखसूस जिक्र होगा आपके चाइना का, बिलखसूस जिक्र होगा यहाँ पे आपके इंडिया का, बिलखसूस जिक्र होगा यहाँ पे आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कि भाई ये जो बड़ी स्टेट्स हैं जिनका आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जिनका यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, तो ये कैसे जो इनके स्टेट्स का बिहेवियर है वो आपका क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने में एक रुकावट बन रहा है। पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है आपके क्लाइमेट चेंज को। स्टूडेंट्स, it was all about the area number 5 of climate change। इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करें तो एरिया नंबर 1 को छोड़ के बाकी जो एरियाज मैंने आपको बताए उनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी आपकी साइंटिफिक नेचर है। अब आप देखेंगे कि एरिया नंबर 6 के अंदर आपकी पूरी के पूरे एनवायरमेंटल साइंस की नेचर जो है वो आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल गवर्नेंस की। जो स्टूडेंट्स, एक तो आप वो ऐसे के लिए पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई एनवायरमेंटल गवर्नेंस आप किसको कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान में, या साथ ही मेंशन कर दूं कि ये जो एरिया नंबर 6 है इसका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गवर्नेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान, और आगे यहाँ पे ये कोलन है, यानी कि इस एरिया के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तैयार शुदा स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज मौजूद हैं। जैसे नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी आपको नजर आ रही होगी, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नजर आ रही होगी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी आपको नजर आ रही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट रूल्स जो आपने बनाए, पॉल्यूशन चार्ज रूल्स जो आपने बनाए, सैंपल रूल्स जो आपने बनाए, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने बना रखे हैं। तो ये चीजें आपके गवर्नेंस के रिलेटेड हैं। यानी ओवरऑल इस एरिया के अंदर हमने नेशनल पॉलिसीज को डिस्कस करना है, और हर साल इस एरिया में से क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट चेंज में से भी हर साल क्वेश्चन आता है। ऊपर जो पॉल्यूशन वाला मैंने बताया वहां से भी हर साल क्वेश्चन आता है। एरिया नंबर 1 जो मैंने बताया वहां से भी हर साल क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर तकरीबन आपके हर एक एरिया को जो है वो जरूर उसको टच करता है। ये स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस की नेचर जो है वो नेशनल है, और इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को डिस्कस करना है, और इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। किसी किस्म को कोई एनालिसिस नहीं है, एज इट इज वो पूछेगा कि भाई ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है, जैसे आईपी है 2018 में, आई गेस, वो उस बारे में मुझे बता दो। नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी जो मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, भाई उसके बारे में पूछ लेगा, पूछा भी है पास्ट में, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज इट इज जो पॉलिसी में है, मान 1 आपने 16 आने, उसी तरीके से चीजें डिस्क्राइब करनी और नंबर लेने और सीएसएस में क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एरिया नंबर 7 पे आ जाऊंगा मैं, और एरिया नंबर 7 में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव्स। जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो आपकी नेचर है ट्रीटीज की, वो आपकी इंटरनेशनल है। यानी इस एरिया के अंदर तमाम बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस को, ट्रीटीज को आपने हिस्सा बना दिया इस पूरे के पूरे एरिया का। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल आपने जरूर पढ़ा होगा या पढ़ना है आपने जीएसए में, वो यहाँ पे भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो यहाँ पे भी है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी के ऊपर। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके ऊपर जो ट्रीटी है सीबीडी के नाम से, वो भी यहाँ पे है। जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी ट्रेड के ऊपर जो आपका ट्रीटी मौजूद है, उसको हमने डिस्कस करना है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1994 में आपने बनाई, एक ट्रीटी था, उसको डिस्कस करेंगे। डेजर्टिफिकेशन के ऊपर आपका ट्रीटी है, उसको डिस्कस करेंगे। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि आपके इस एरिया नंबर 7 के अंदर आपके तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज शामिल हैं, और इसमें वही ट्रीटीज आपके सिलेबस में शामिल हैं जो पाकिस्तान ने रेटिफाई कर रखे हैं। जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है कि जनाब इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स रेटिफाइड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तमाम ट्रीटीज के अंदर, पाकिस्तान एक एज अ पार्टी मौजूद है, और पाकिस्तान ने तमाम ट्रीटीज को रेटिफाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए से कह रहा हूं कि आपके इससे पहले एरिया नंबर 6 से पहले आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जितने भी मसले हैं, इन तमाम मसाइल का जो हल है वो आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे पूरे का पूरा एरिया आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के रिलेटेड है, जिसमें आपने डिफरेंट टूल्स को यहाँ पे अपनी
डिस्कशन का हिस्सा बनाना है। जैसे कि EIA है, एक रिपोर्ट है, EIA की कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, और हम देखेंगे भाई ये रिपोर्ट कैसे बनाते हैं आप, और हम ये भी देखेंगे भाई इस रिपोर्ट की वजह से आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर होती है। सी है स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, अगेन ये पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड है, जो आपके पॉलिसी मेकर्स, कल को आपने जाके मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो हम देखेंगे कि सी आपको पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, और उसी पॉलिसी मेकिंग के तहत आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट जो है उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये कुछ मैनेजमेंट सिस्टम नजर आ रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, स्पेशली जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको वाकिफ होंगे, पता होगा उनको कि जनाब ये आपके कुछ मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, सिस्टम्स हैं, जैसे ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं आपकी, उसके ऊपर जो है वो हमारी डिस्कशन रहेगी। और इसके साथ हम बात करेंगे किसकी जनाब, आपकी टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस की, कि जनाब कैसे आप, ये छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसको डिस्कस करते हुए साथ ही हम टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाएंगे। भैया आपके पास क्या टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका GSA में भी है, यहाँ पे भी है। आप कंपोस्टिंग की बात करेंगे, जहां पे बायोलिसिस की बात करनी है, जहां पे आपने ओपन डंपिंग की बात करनी है, जहां पे आपने इंसिनरेशन की बात करनी है, एक्सेट्रा। और इधर ही हम टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस देखेंगे, भाई कैसे आप एयर पोल्यूशन को या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, इसमें कुछ मेथड्स हैं साइंटिफिक जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, उन्हीं मेथड्स को एम्प्लॉय करके आप पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एंड रिमोट सेंसिंग, ये भी आपका GSA के अंदर है, और यहाँ पे भी एज इट इज पढ़ना है। और इसके साथ एक लास्टली छोटा सा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो यहाँ पे हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहेगा। इट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज फॉर CSS स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सजेस्टेड रीडिंग्स नजर आ रही हैं जी स्टूडेंट्स, और सजेस्टेड रीडिंग्स में एक किताब आपको हाईलाइट हुई नजर आ रही है। इस किताब का नाम लें, इस किताब के ऑथर का नाम लिख लें, किताब का नाम और इसके ऑथर का नाम आप लिख लें अपने पास। अच्छा जनाब, जो स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट कि आपने इस किताब का नाम जो है वो जरूर लिख लिया है। तो इसी वजह से अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको ऑफ करता हूं, और बजाय इसके कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, 3-4 क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स की तरफ से आने हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको मैं पहले ही एड्रेस कर दूं, और उसके बाद मैं आपको मौका देता हूं कि भाई अब मेरे से क्वेश्चंस पूछो आप। ठीक हो गया जनाब? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी तरफ से जो आएगा, दैट वुड बी अरीबा शेख। कोई बात नहीं बच्चे, बारिश की वजह से बिल्कुल इश्यूज हैं। अच्छा, अरीबा कह रही हैं कि रियली सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, उसकी वजह बारिश है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, बारिश का मसला जो है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस तरह का जेन्युइन मसला हो तो फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा खैर, जो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आएगा कि जनाब इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ना कहां से है, कहां से पढ़ना है? जो स्टूडेंट्स लिखें एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5 और एरिया नंबर 8। एरिया 1, 2, 4, 5 एंड 8, ये 5 एरियाज हो गए आपके। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? 5 एरियाज मैंने बताए आपको, 5 एरियाज बताए मैंने आपको, 8 में से 5 एरियाज मैंने बताए। अब इन 5 एरियाज पे जो स्टूडेंट्स आप कहां से पढ़ेंगे? जो स्टूडेंट्स, पहली बात कि यू कैन रिलाई ऑन द लेक्चर्स, यू कैन रिलाई ऑन द लेक्चर्स रिगार्डिंग दीज एरियाज, यू कैन रिलाई ऑन द लेक्चर्स रिगार्डिंग दीज एरियाज। और साथ ही ये मेंशन कर दूं कि अगर किसी को ये लगे कि नहीं यार लेक्चर जो है ये इनसफिशिएंट है, कम पढ़ाया सर ने, या मुझे ठीक से समझ नहीं आया, या मुझे और नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए जो मैंने किताब आपको बताई है वो आप
पढ़ सकते हैं, वहां से चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। एक अब एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 7 और एरिया नंबर 3, तीन ही बचे थे ना पीछे, एरिया नंबर 6, 7 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स, इन तीन एरियाज पे मैंने एकेडमी की फोटोकॉपियर शॉप जो है ये G10 इस्लामाबाद कैंपस में, वहां पे रीडिंग मटेरियल प्रोवाइडेड है। आप उस रीडिंग मटेरियल से इन तीन एरियाज को जरूर पढ़िएगा। एक बात, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे। सिर्फ एरिया नंबर 3 वो एरिया है जिसके ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर नहीं होगा, बाद में वजह भी बताता हूं। लेकिन एरिया नंबर 6 और एरिया नंबर 7 पे लेक्चर्स भी होंगे, और जो चीजें आपके उस रीडिंग मटेरियल में नहीं है वो आपको लेक्चर्स में बता दी जाएंगी, और जो बाकी उसके ऊपर स्टडी है, क्योंकि उसमें आपकी पॉलिसीज हैं और आपके ट्रीटीज हैं। अब उस पर कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, कोई साइंटिफिक प्रोसेस तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। वो सिर्फ आपने रीड करना, जो समझाने वाली आपकी 2-4 चीजें हैं उसके अंदर, वो मैं आपको समझाऊंगा, और हम बात भी करूंगा 2-3 पॉलिसीज के ऊपर इन डिटेल। और बाकी आपने उस रीडिंग मटेरियल से ये 3 एरियाज आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें वहां से। अब आ जाता हूं दूसरे क्वेश्चन पे जो आपकी तरफ से होगा कि जनाब CSS के अंदर एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस जो है ये बहुत लेंथी है। जी वाकई में ऐसा है कि जनाब एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस जो है इट लुक्स वेरी लेंथी। कोई शक नहीं, आप में से काफी ने जो है वो ऑब्जर्व किया होगा लेक्चर को, ये सिलेबस देखते हुए, यार ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। जो स्टूडेंट्स, एक बात मेंशन कर दूं कि अगर किसी को ये लगता है कि एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस लेंथी है तो वो बंदा या बंदी वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि जनाब एनवायरमेंटल साइंस में कुल मिला के आपकी 4 से 5 बुनियादी चीजें हैं, 4 से 5 बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर अबूर हासिल करने के बाद आप बाकी जो इसके अंदर मौजूद टॉपिक्स हैं आसानी के साथ कर सकते हैं। एक वजह नंबर दो कि जनाब आपके इन्वायरमेंटल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ आपकी बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग रखते हैं। यानी आप देखेंगे कि इसमें बार बार, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग पढ़ोगे तो उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस अलग टॉपिक के तौर पे भी है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ोगे तो पोल्यूशन भी पढ़ोगे, पोल्यूशन पे अलग टॉपिक भी है। तो ये इस वजह से, ये आपके बार बार ओवरलैपिंग की वजह से ये सिलेबस आपका स्क्वीज होके बहुत थोड़ा रह जाता है। एक बात। अब साथ ही अगर इसके बावजूद अगर किसी को एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस लेंथी लगे तो उसके लिए मैं ये कहता हूं, जो मैंने एरिया नंबर 3 आपसे अर्ज किया कि उसको मैं स्पेसिफिक नहीं पढ़ाऊंगा, तो भाई एरिया नंबर 3 जो है उसको आप अगर छोड़ भी देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन तो आता है हर साल, लेकिन आपने चॉइस में होता है, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बाकी एरियाज अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप आराम से जो है वो 4 क्वेश्चन आप सुकून के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो आपकी तरफ से होगा जनाब, व्हाट इज द स्कोरिंग ट्रेंड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इन CSS? द स्टूडेंट्स, मेरे अपने ही आपके नोआ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 79, 73, 72, 75 स्कोर किया हुआ है। नोआ के स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने 49 भी स्कोर किया, 39 भी स्कोर किया, 46 भी स्कोर किया और 50s में भी स्कोर किया। यानी इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स लेने की आपकी एक जो रेशो है जो स्टूडेंट्स, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। जितना आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जितना आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हरगिज ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जनाब जो एक साल आपको 90 में नंबर दे और दूसरे साल आपको ये स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल होते नजर आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट जो है ये स्टेबल सब्जेक्ट है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर। बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स इसके अंदर होते हैं और उसमें से जो अच्छे होते हैं वो मार्क्स ले जाते हैं और कुछ बाकी जो है वो पास होते हैं, कुछ फेल भी होता है। सो इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी स्कोरिंग है, स्कोरिंग ट्रेंड है।
अगर मैं एवरेज बताऊं आपको, एवरेज बताऊं, अगर मेरे से आप एवरेज पूछेंगे तो भाई मैं एवरेज बताऊंगा आपको 50s में एवरेज स्कोर रहेगा इसके अंदर, एवरेज बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो आपका बहुत कम है, सेफ सब्जेक्ट है, उसकी वजह इसकी स्टेबिलिटी है कि इसके हिट होने के चांसेस वांसेस इस तरह की कोई चीज इसके सब्जेक्ट के अंदर नहीं होती। The students, it was all about from my side। अब कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, और कोई सीरियस क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, अदरवाइज जो है हम लेक्चर अपना जो है, क्लास जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, पार्टिसिपेंट्स नाउ इट्स ओवर टू यू नाउ। Participants, now it's time for the questions. Please elaborate Botkin's book how to read। सर अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है ना हो तो सब्जेक्ट लेना चाहिए। डज एनवायरमेंट साइंस हेल्प्स विद इंग्लिश एसे। अच्छा जनाब, पहला क्वेश्चन है कि मैं किताब को कैसे पढूं। भाई किताब को आपने किताब की तरह ही पढ़ना है बच्चे। अब इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि जनाब बैकग्राउंड, जो स्टूडेंट्स आपने देखा सिलेबस और इसके अंदर आपको जो साइंस नजर आई वो उतनी ही साइंस है जो जीएसए में है। सो लिहाजा ये साइंटिफिक सब्जेक्ट तो किसी भी तरफ से नहीं है। मैं अक्सर जो है वो डॉक्टर इरफान खान साहब जो हैं जिन्होंने ये सिलेबस डिजाइन किया था, मेरे सुपरवाइजर भी थे, हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी भी थे, उनसे बात करता था। मैं कहता था कि सर ये इन्वायरमेंटल साइंसेज आपने क्यों नाम रखा है इस सब्जेक्ट का सीएसएस के अंदर, इसका नाम इन्वायरमेंटल स्टडीज रख देते। स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रहता है, डरता है साइंस से और साइंस की तरफ नहीं आता। तो भाई ये साइंस तो किसी तरफ से नहीं है, आपकी ट्रीटीज भी हैं, पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस वही है जो जीएसए में है। लिहाजा इन्वायरमेंटल साइंस अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो हिज और हर बैकग्राउंड हैज नथिंग टू डू विद द इन्वायरमेंटल साइंस। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंजीनियर मोहम्मद हसन साहब का, जी कैसे में हेल्प करेगा या नहीं। बच्चे अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बना बनाया आपका पूरा ऐसे होगा जो हमने चीजें इन डिटेल करनी होती हैं, और अगर नहीं आता तो फिर नहीं हेल्प करेगा। अगर आ जाता है क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंटल इशू किसी पे भी आपका आ जाता है तो आपको ये हेल्प जरूर करेगा। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत कम हैं। सर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑप्ट कर लेना चाहिए। कंवल नौरीन, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो भाई आप इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। बुक की इफेक्टिव रीडिंग कैसे करें, ये क्वेश्चन बड़ा जनरल नेचर का है, बड़ा जनरल नेचर का है कि बुक की इफेक्टिव रीडिंग कैसे करें। इसके ऊपर मैं फिर कहीं बात करूंगा, अभी ये इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड मुझे क्वेश्चन नहीं लग रहा। सर बॉटकिन की किताब इज रियली वेरी लेंथी। जी साजिद रहमान, इसीलिए मैंने कहा ना लेंथी है। मैं साथ में आपको चॉइस दे रहा हूं कि भाई आप लोग लेक्चर पे भी रिलाई कर सकते हो, और आप लोग अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उसके लिए मैंने किताब दे दी, बच्चे यहां से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सर फाइनली डिसाइड करके आए कि ऑप्ट करना। ओके जी ठीक है। अच्छा जनाब, ठीक हो गया जनाब। और ये ऊपर एक क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरा था, वो कहीं गायब हो गया, पता नहीं किधर चला गया। हाँ, प्रिपरेशन टाइम पूछा हुआ यास्मीन शबीर ने। डियर, इट विल टेक अराउंड 8 to 10 days टू प्रिपेयर इटसेल्फ, 8 to 10 days in average। Intro and achievement, I have no achievement Sajid Rahman to share with you guys. I'm just a teacher there, and I'm teaching environmental science at NOAA since 3 years, and I'm teaching general science and ability as well at NOAA. And इसके अलावा I'm teaching, I taught sociology as well at NOAA, और 3 साल से नोआ के साथ हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, छोड़ दिया। लिहाजा छोटा सा तारुफ यही है कि भाई मैं सिर्फ एक उस्ताद हूँ। जी जनाब, नेक्स्ट। जी वी विल हैव अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स इंशाल्लाह। सो डेट्स एंड नॉमेनक्लेचर को कैसे याद करें। महानूर बच्चे रटा लगाओगे, याद रखो ना, डेट है 1973 डेट आ गई तो भाई देख लो
कि 1973 में एक और कौन सी फेवरेट मूवी आई थी आपकी, कौन सी फेमस मूवी आई थी, कौन सा फेमस बंदा पैदा हुआ था, इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके याद करें। क्या हो गया है? अच्छा, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हो चुके हैं, और अब मैं आता हूं किसकी तरफ जनाब, लेक्चर की तरफ आता हूं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन्वायरमेंटल साइंस टुडे। I'm not a CSP officer, Shumaila Akhtar. I'm not a CSP officer. I'm not a CSP officer. अगर मैं होता तो मैं बताता ना, मुंह टेढ़ा करते, I'm from that common and this and this। मैंने बताया भाई मैं सिर्फ एक उस्ताद हूं, तो फिर आप बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैं ये भी नहीं बताता होता, मैं कहता हूं तो छोड़ दो, मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं, लेकिन आप बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। जी साजिद रहमान, आप 8th एडिशन है तो वही पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जनाब 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 नहीं, नो नीड फॉर सॉरी। अच्छा जनाब, नमाज का टाइम भी है, और मुझे बताएं कि ब्रेक मैं 7:30 बजे दूं या आपको नमाज का टाइम पहले से दूं? मेरे ख्याल से मैं अगर 7:30 बजे ब्रेक दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है? नमाज पढ़ के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा पढ़ें, और एग्जैक्टली 7 बजे जो है वो आपकी क्लास। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले 3 बुनियादी जो आपकी डेफिनेशंस हैं, 3 बुनियादी जो टर्म्स हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि साइंस किसको कहते हैं, तो आई होप ज्यादातर लोगों को आइडिया होगा कि साइंस से क्या मुराद है। साइंस आप किसको कहते हैं? आप मुझे क्या आंसर देंगे कि जनाब साइंस से क्या मुराद है, या साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे आप? कमल नूरीन, स्टडी ऑफ नेचर। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कमल नूरीन। कमल नूरीन के मुताबिक साइंस जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है, और वाकई में ये स्टडी ऑफ नेचर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप चीजों को ऐड करेंगे, एक लफ्ज को ऐड कर देंगे सिर्फ कि जनाब साइंस इज अबाउट द साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। जो आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, किसी के जहन में एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ होगा, किसी के जहन में थ्योरी भी हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एटसेट्रा, ये आपके साइंटिफिक मेथड का हिस्सा होती हैं, आपके साइंटिफिक मेथड का हिस्सा होती हैं। तो इन तमाम चीजों को आपने साइंटिफिक के अंदर, वर्ड सिस्टमैटिक के अंदर आपने जम कर दिया, और उसके नतीजे में आप ये कह रहे हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस का पता चल गया। अब नेचर इज अ ब्रॉड टर्म। आपके पास आपकी सराउंडिंग्स में बेबहा चीजें हैं, आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको आप बायोटिक फैक्टर्स कह सकते हैं, आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं जिनको आप ए बायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। सो नेचर के अंदर बेशुमार चीजें आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। ओवरऑल साइंस को आपने कहा कि इसी नेचर की स्टडी को आप क्या कह रहे हैं? साइंस कह रहे हैं। दूसरी टर्म पे आऊंगा, एंड दैट वुड बी इन्वायरमेंट। कि जनाब इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? बहुत आसान चीज है। इन्वायरमेंट से मुराद क्या है? आप सबको आता है, ये मुझे पता है। आप मुझे बताएं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट? व्हाट इज इन्वायरमेंट? नहीं जवाब आ रहे आपकी तरफ से। आमना खावर कह रही हैं कि आर सराउंडिंग्स। जी एग्जैक्टली, ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स बताए इन्होंने, ये भी सही फरमा रही हैं। भाई आप जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जनाब एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर इन्वायरमेंट। सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड डॉक्टर मानूर साहिबा नहीं होगा।
हमारा जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, वो भी आपका इसी माहौल का हिस्सा है। जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, जो आपका रोड नेटवर्क्स है, ये तमाम चीजें आपके माहौल का हिस्सा हैं। सो हम इसीलिए ब्रॉडर टर्म में ये कह रहे हैं, ब्रॉडर सेंस में ये कह रहे हैं कि जनाब इन्वायरमेंट इज अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस। चाहे बायोटिक हो, ए बायोटिक हो, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है वो हमारा माहौल है, हमारे माहौल का हिस्सा है। सो दो टर्म, साइंस को देख लिया, इन्वायरमेंट को देख लिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं डियर स्टूडेंट्स कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द इन्वायरमेंटल साइंस, तो अब इसका जवाब आप मुझे क्या देंगे? व्हाट इज द इन्वायरमेंटल साइंस? What is the environmental science? Scientific study of environment, study of surroundings? नहीं, गलत है, गलत है। ये फिजा, फिजा आप थोड़ा सा क्लोज हैं। फिजा ने जो बात की कि जनाब इंटरैक्शन का वर्ड जो इस्तेमाल किया उन्होंने, इसी वजह से उनकी डेफिनेशन जो है वो ज्यादा हकीकत के करीब हो गई। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को यहाँ पे अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, 1980s की बात है। 1980s के अंदर जब दुनिया ने इस चीज को माना, जब दुनिया ने इस चीज को तस्लीम किया कि वाकई में नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो आपका डिग्रेड हो रहा है। अब ये जो नेचुरल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही थी, इसके बारे में एक कंसेंसस डेवलप हो चुका था 1980s तक कि जनाब इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज को जाती है। इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह जो है वो आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन है इन द नेचुरल सेटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी तमाम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे या जो आपने आइडेंटिफाई किए, आपने उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो ह्यूमंस के ऊपर डाल दी। तो फिर इसी के नतीजे में 1980s में जरूरत महसूस की गई कि जनाब हमें एक अलग एकेडमिक सब्जेक्ट दरकार है जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को स्टडी करे, जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर बात करे। भाई उससे पहले आपके पास बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स मौजूद थे, आपके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बॉटनी था, बाकी साइंसेस थी, लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर स्पेसिफिक एकेडमिक सब्जेक्ट मौजूद नहीं था। तो फिर इस सब्जेक्ट को ले आया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको एकेडमिक सब्जेक्ट बना दिया गया। और कैसे बनाया आपने? आपने तमाम जो बाकी साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन तमाम सब्जेक्ट्स को कन्वर्ज करके एक नया सब्जेक्ट मुतारिफ कराया, एक नया मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट मुतारिफ कराया, जो एक आप यूं समझते हैं कि इट वाज अ सब्जेक्ट व्हिच वाज बेसिकली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइंसेस। मुख्तलिफ साइंसेस से थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके आपने एक नया सब्जेक्ट बना दिया। जब ये सब्जेक्ट बनाया तो इसकी डेफिनेशन को लेके जनाब हम इसको क्या करें? तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि भाई इस चीज को दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है। तो इसी ह्यूमन बिहेवियर को, इसी ह्यूमन इंपैक्ट को आपने इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन में सेंटर स्टेज दिया। किस फॉर्म में सेंटर स्टेज दिया डियर स्टूडेंट्स? अब मैं जरा अल्फाज में इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, जो लिखिएगा कि जनाब इन्वायरमेंटल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। ऊपर फिजा ने इंटरैक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया था। स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द फिजिकल, बिटवीन द केमिकल,
and biological components of the natural world। एक बात ये क्लियर हो गई कि जनाब जो आपके पास डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, जो बायोलॉजिकल हैं, केमिकल हैं और फिजिकल हैं, उनके दरमियान इंटरैक्शंस की स्टडी को आप इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ज्यादा रिपीट नहीं कराना मेरे से आपने। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बहुत तेज बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं आहिस्ता बोलने की, लेकिन ये मेरा खानदानी मसला है, तो लिहाजा आपने जान डालनी है अपने हाथों में, दूध शूध पी के लेक्चर में बैठना है। अच्छा, क्या अर्ज कर रहा था कि जनाब इट वाज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। फुल स्टॉप नहीं डालना अभी आपने। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, साथ ही लिखेंगे इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स, including their effects on all types of organisms, on all types of organisms। कि माहौल जो है वो कैसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर करता है, माहौल के तमाम ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो असरात मुरत्तब होते हैं, उसकी स्टडी को आप इन्वायरमेंटल साइंस कह रहे हैं। लेकिन अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। मैंने पहले मेंशन किया कि आप सेंटर स्टेज में रखेंगे, ह्यूमंस को रखा गया। सो इसलिए मेंशन है यहां पे कि जनाब हाउ ह्यूमंस इंपैक्ट देयर सराउंडिंग्स। भाई आपके प्लांट्स जो हैं वो तो अपनी सराउंडिंग्स को इतना ज्यादा मुतासर नहीं करते, ज्यादा जो आपकी अल्टरेशंस हुई हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो ह्यूमन एक्टिविटीज का नतीजा है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इतना इंपैक्ट नहीं किया। ये ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, मैं हूं, आप लोग हैं, जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग्स के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। तो इसलिए आपने कहा कि जनाब हाउ ह्यूमंस इंपैक्ट देयर सराउंडिंग्स, यानी वर्ड जो इंटरैक्शन का यूज हुआ था, दैट इज कि अच्छा आपका एक टू वे रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। आप एक टू वे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर कर रहा है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स। भाई आपके ह्यूमन बीइंग्स भी तो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जहां पे आपके ह्यूमन जो हैं वो आपकी अपनी सराउंडिंग्स को मुतासिर कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, और इस तमाम इंटरैक्शन की स्टडी को कि कैसे मुतासिर करते हैं, क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। जो स्टूडेंट्स, साथ ही बता दूं कि आज की तारीख में, बल्कि आज की तारीख नहीं, आज से 4-5 साल पहले आपके एनवायरमेंटलिस्ट का एक ग्रुप दुनिया में मर्ज हुआ जिसने ये क्लेम कर रखा है कि जनाब एनवायरमेंटल साइंस इज द स्टडी ऑफ लीडरशिप। इट इज अ साइंस ऑफ लीडरशिप, स्टडी ऑफ लीडरशिप नहीं बल्कि यूं लिखें, इट इज अ साइंस ऑफ लीडरशिप। अब ये जो डेफिनेशन है लीडरशिप वाली, ये कंटेस्टेड है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। आपको जो मैं पहले जो डेफिनेशन लिखवाई, आप यही पेपर में खैर नहीं लिखेंगे आप डेफिनेशन, तो वो नहीं पूछेगा आपसे, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको ताकि आपको पता चले भाई कि आपके पूरे सिलेबस में ये एनवायरमेंटल साइंस कैसा सब्जेक्ट है। तो आपने अभी सिलेबस देखा, उसमें पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, भाई हर जगह पे आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज ही आप देखेंगे जिसकी वजह से ये तमाम तब्दीलियां आपकी हो रही हैं। जे स्टूडेंट्स, क्या यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं अभी? अच्छा, ठीक हो गया जनाब। अब ये 3 टर्म्स को हमने देख लिया, साइंस को भी देख लिया, एनवायरमेंट को भी देख लिया और एनवायरमेंटल साइंस को भी देख लिया। अब इसको साइंस ऑफ लीडरशिप क्यों कहते हैं उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। ठीक हो गया जनाब। खैर, आप आ जाएंगे अब आज के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैं टॉपिक यहां पे चैट बॉक्स में लिख के छोड़ रहा हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन के स्पेलिंग जो है वो मैंने गलत लिख दिए हैं, दोबारा लिख देता हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा आपका इवेंट था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर।
इस इवेंट की वजह से आपकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हुई। भाई ऐसा क्या है इस रेवोल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हुई? भाई आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था क्या? आप किसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आपकी दुनिया में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस थे, जो आपके पास गुड्स मेकिंग थी, प्रोडक्ट मेकिंग थी जो आपकी, वो साइंटिफिक नहीं थी। आपके पास दुनिया में इंडस्ट्रियल यूनिट्स या फैक्ट्री सिस्टम नहीं था। आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस थे वो आपके सिंपल थे। लेकिन ये तमाम चीजें जो इंसान एक आपका तारीख में करता चला आ रहा था, ये तमाम चीजें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का शिकार हुई। तो इसीलिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहते हैं कि जनाब इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाजमी लिखिएगा, इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। भाई किसमें? It is a complete transformation in the ways of production. In the ways of production. It is a complete transformation in the ways of production from the traditional ways towards the scientific or modern ways of production. Towards the scientific or modern ways of production. यानी कुल मिला के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि जनाब आपके प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो तब्दील हुए, वो ट्रांसफॉर्म हुए, और इसी को आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब दो अल्फाज मैंने आपको लिखवाए, एक ट्रेडिशनल मेथड लिखवाया, दूसरा साइंटिफिक मेथड लिखवाया। अब इनसे क्या मुराद है? इन दोनों को एलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मेथड से मुराद आपकी हैंड मेड प्रोडक्ट्स हैं कि आप हाथों से चीजें बनाते थे, चाहे कपड़ा हो, बाकी जो प्रोडक्ट्स हो आपके डेली इस्तेमाल की। जब आप ट्रेडिशनल मेथड्स पे थे तो आप जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स, those tools were simple, simpler tools थे आपके, complex नहीं थे। जब आप ट्रेडिशनल मेथड्स पे थे तो there was no factory system in the world। बजाय इसके आपकी होम बेस्ड प्रोडक्शन थी, लोग घरों में चीजें बनाते थे और उधर इसे आप सेल करते थे। और इसके साथ साथ जब आप ट्रेडिशनल मेथड्स पे थे तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, जो प्रोडक्शन पावर है, जो प्रोडक्शन स्पीड है, वो कम थी। भाई ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि आप हाथों से चीजें बनाएंगे तो एक वक्त में आप कम चीजें बना सकते थे, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन पावर कम थी। ये ट्रेडिशनल मेथड का मामला हो गया। अब साइंटिफिक में क्या हुआ? साइंटिफिक मेथड में हैंडमेड प्रोडक्ट्स के बजाय आपने मशीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया। भाई अब आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो आप मशीन्स को इस्तेमाल करके बना रहे थे। जब मशीन्स आ गई तो आपके पास डोमेस्टिक या होम बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं रही। अब आपके पास अलग पूरे का पूरा फैक्ट्री सिस्टम जो है वो दुनिया में एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आपकी एस्टैब्लिश हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और तीसरी बात जो मैंने उधर कही कि जनाब आपकी प्रोडक्शन जो टूल्स थे वो आपके सिंपलर थे, तो जब आप साइंटिफिक की तरफ आए तो प्रोडक्शन टूल्स आपके कॉम्प्लेक्स हो गए, मशीन्स आ गए ना भाई। इसी तरीके से नंबर 4 पे उधर मैंने लिखवाया आपको, क्या नाम है उसके बारे में, प्रोडक्शन स्पीड के बारे में या पावर के बारे में। तो जब आप मशीन्स पे आए, साइंटिफिक मेथड्स पे आए,
तो उसमें उस केस में आपकी प्रोडक्शन पावर इंक्रीज हो गई, आप एक वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने के काबिल हो गए। ये जो एक तब्दीली आई आपके प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर, और उसके नतीजे में आपकी दुनिया में फैक्ट्री सिस्टम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इसको आप क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब सवाल यह है कि जनाब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पे आया सबसे पहले? जो स्टूडेंट सबको पता होगा कि यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो दुनिया में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आया। आज का जो यूनाइटेड किंगडम है उस वक्त का ग्रेट ब्रिटेन था, वहां पे सबसे पहले आया। और ग्रेट ब्रिटेन में भी सबसे पहले आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा हुआ वो आपके लंदन सिटी के अंदर हुआ, जो आज आपकी यूके की कैपिटल है, लंदन सिटी के अंदर। अब सवाल यह है कि कब आया, इसकी बिगिनिंग कब हुई? तो जो स्टूडेंट उसके जवाब में आप लिखेंगे कि जनाब इट केम इन बैक इन लेट 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसको हमने कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाएं किसके ऊपर कि जनाब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में आपको क्या, आपकी जिंदगी के ऊपर या सोसाइटीज के ऊपर, बल्कि इफेक्ट्स पे ना जाएं, पहले आप बात कर लें किसकी, आप लिख लें, आप हेडिंग दे दें मैन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इफेक्ट्स पे बाद में आते हैं। मैन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो स्टूडेंट्स, मैन फीचर्स आपके तीन बड़े मेजर एस्पेक्ट हैं आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। नंबर वन इज द टेक्नोलॉजिकल फीचर, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल से क्या मुराद है? It was about the use of technology in the production process. It was about the use of machinery and आपके scientific equipment in the production processes. It was about the use of machines in the factories, in the industries, not only in the industries or factories. आपने अपनी सोसाइटी के अंदर भी मशीन्स का इस्तेमाल किया डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए टेलीग्राफ आ गया। टेलीग्राफ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। आपने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहली मशीन जो इस्तेमाल हुई कपड़ा बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट वाज द यूज ऑफ जेनिंग मशीन, जेनिंग विद जे। सो ओवरऑल हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट था कि आपने टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया, इस्तेमाल में लाते हुए आपने फैक्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश किया। एक फीचर है, एक एस्पेक्ट है। और नंबर टू फीचर इज द सोशियो इकोनॉमिक फीचर। द स्टूडेंट्स, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद आपकी सोसाइटीज के अंदर चेंज आया, आपकी सोसाइटीज का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, आपकी सोसाइटीज के अंदर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो क्रिएट हुई, और इनकी क्रिएशन की वजह से दुनिया के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज हुई। बल्कि दुनिया के अंदर नहीं, इस वक्त आप सेंटर स्टेज पे रखें ग्रेट ब्रिटेन को रखें और उसके अलावा यूरोपियन सिटीज को, यूरोपियन कंट्रीज को। और जब उनकी प्रोडक्शन बेहतर हुई तो उनकी जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो आपकी इंप्रूव हुई। भाई आप जब 18th 17th 19th सेंचुरी की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको दुनिया की सुपर पावर कौन दिखता है? ग्रेट ब्रिटेन दिखता है। क्यों? भाई दे वर पोजेसिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट दैट मोमेंट, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी। ये सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, एस्पेक्ट था। And number three, the cultural aspect, the cultural feature. भाई कल्चर से क्या मुराद लेते हैं? जिनका सोशियोलॉजी है, जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है, उन्हें पता होगा कि कल्चर आप किसको कहते हैं कि इट इज अबाउट अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ।
तो जब आपकी सोसाइटीज के अंदर इतनी चेंजेस आ रही थी तो ओवरऑल आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो तब्दील हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नतीजे में आपकी जो ड्रेसिंग हैबिट्स थी वो चेंज हुई, आपकी ईटिंग हैबिट्स तब्दील हुई, आपके यहां जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर भी चेंजेस आई। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम आपका वो साइंटिफिक हो गया, उसके अंदर वो रिसर्च ओरिएंटेड हो गया। सोशल इंस्टीट्यूशन है भाई आपके एजुकेशन। आपके जो वर्क एथिक्स थे वो आपके तब्दील हुए, आपके काम करने के अंदाज थे वो आपके तब्दील हुए। ये तमाम चीजें किसके अंडर आ रही हैं? कल्चरल फीचर के अंडर आ रही हैं। कल्चरल एस्पेक्ट है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सो तीन बड़े मेन फीचर्स आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन से हुए? टेक्नोलॉजिकल फीचर हुआ और सोशियो इकोनॉमिक फीचर हुआ और उसके साथ कल्चरल फीचर हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया। अब सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका सिर्फ लंदन सिटी तक महदूद रहा या ग्रेट ब्रिटेन तक महदूद रहा? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मैं इधर ये एलओसी के पास बैठ के आप लोगों से इतनी दूर से मुखातिब ना हो पाता ना भाई। ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने खुद को एक्सपैंड किया। एक्सपेंशन कैसे हुई इसकी? कैसे एक्सपेंशन हुई इसकी? जो स्टूडेंट सबसे पहली बात लिखें कि जनाब लंदन सिटी जो है that became the most attractive place in the world in the aftermath of industrial revolution. Most attractive place. जब attractive place बना, क्यों बना? जब बना तो क्यों बना भाई? वहां पे फैक्ट्रीज थी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, वहां पे बेहतर फैसिलिटीज थी, वहां पे बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज थी। इसलिए लोग जो हैं वो लंदन सिटी की तरफ माइग्रेट करना पसंद करते थे और लोगों ने माइग्रेशंस की अक्रॉस द यूरोप। आपके लोग जो हैं वो आपके माइग्रेट होके लंदन सिटी की तरफ आए, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ आए। ना सिर्फ आपके वहां से, आपके बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां से भी लोगों ने माइग्रेट किया। क्यों माइग्रेट कर रहे थे? वहां जी बेहतर फैसिलिटीज हैं। आज भी आप इस्लामाबाद, कराची या लाहौर बड़े शहरों में आप जाना क्यों पसंद करते हैं भाई? इसीलिए ना कि बेहतर फैसिलिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं। तो इन चीजों की वजह से लोग अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स दी लंदन सिटी। मानूर कह रही है तो सर कैन वी से दिस वे इजराइल विल बी अट्रैक्टिव प्लेस इन फ्यूचर? मानूर बच्चे आपने क्या क्वेश्चन किया? मुझे नहीं पता जी इजराइल के बारे में लेकिन ये उस वक्त बेसिक बहुत ही बुनियादी लेवल पे बात हो रही थी बच्चे। पहली बात है ये क्वेश्चन नहीं बनता था आपको इस तरीके से। देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त ये दुनिया के अंदर बिल्कुल ही नया आइडिया था, बिल्कुल ही नया आइडिया था। अगर टेक्नोलॉजी में बिल्कुल टॉप कर रहा है, टेक्नोलॉजी में टॉप कर रहा है, ये आपके अरब वर्ल्ड जो आपकी टिल्ट हो रही है टुवर्ड्स दी इजराइल, तो भाई ये वही चीजें ना सिग्निफाई कर रही हैं आपकी इस तरह की चीजें। लेकिन यहाँ पे अब स्टेट टू स्टेट आपका वेरी करेगा कि आपकी स्टेट की क्या पॉलिसीज हैं। ये इजराइल का केस यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता बच्चे। अच्छा जनाब, मैं खुद कहाँ पे था, मुझे भुला दिया आपने। मैं कहाँ पे था, मुझे भूलने का मसला है, मुझे याद दिलाना है आपने। मैं क्या बात कर रहा था? अच्छा माइग्रेशन की। ओके, मैंने ये कहा आपसे कि आपके लंदन सिटी की तरफ माइग्रेशन शुरू हुई, ठीक है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। उन्हीं माइग्रेंट्स में आपके फ्रांस के लोग भी शामिल थे, फ्रेंच पीपल भी थे, और फ्रेंच सबसे तेज निकले। वो लंदन सिटी में आए, वो लंदन सिटी में आए, उन्होंने चीजों को देखा, चीजों को लर्न किया और फिर दोबारा वापस फ्रांस में जाके, पेरिस में जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बर्पा किया, इस्टेब्लिश किया। So after the Britishers, it was the French people who copied the concept, who established the industrial revolution in France. तो आप देखिए 19th सेंचुरी को, 18th सेंचुरी को, कि आपका जो फ्रांस है और ग्रेट ब्रिटेन है, both were the colonial powers and both were the economic rivals as well.
दोनों जो है वो ये जा रहे थे बहुत वो स्ट्राइविंग के, अच्छा जनाब हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट होनी चाहिए। सो फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर्स के बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्सेप्ट को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपने यहां मुतारिफ कराया। और फिर देखते ही देखते इट टुक ओनली 20 to 30 years, 20 to 30 years और 2 to 3 डेकेड लिख लें, जो मर्जी लिखें जनाब, जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आपके बाकी यूरोपियन स्टेट्स के अंदर प्रिवेल कर गया। बाकी पूरे यूरोप के अंदर भी आपकी फैक्ट्रीज जो है उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये तमाम आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपका एक स्टार्ट हो गया, एक्सपैंड हो गया अक्रॉस द यूरोप। ये एक्सपेंशन वाला मामला हो गया। अब आ जाएं किसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स, कि जनाब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंसान के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, क्या इफेक्ट्स हुए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। इफेक्ट्स में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्बत असरात की, पॉजिटिव्स की, और उसके बाद नेगेटिव्स पे मूव करेंगे। पॉजिटिव्स में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। नंबर 1 इज द इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। भाई आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो इंप्रूव हुआ, आपके पास बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल थी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी इंप्रूव हो चुकी थी, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मोबिलिटी थी वो आपकी इंप्रूव हो चुकी थी, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो आपका इंप्रूव हुआ, जो एक सोशल एस्पेक्ट भी है, आपके सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट्स के अंडर आएगा। नंबर 2, आपकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज भी हुई और इंप्रूव भी हुई, और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो ऑटोमेटिकली आपको होनी थी। आपकी ट्रेड जो है वो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर गई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके बाद आपके जो कम्युनिकेशन मीन्स थे, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म था, ओके आयशा नवाज, आपका जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म था, मीन्स थे, वो आपके इंप्रूव। टेलीग्राफ की मैंने एग्जांपल दी, उसके बाद ये व्हीकल्स हैं वो आपकी आ जाती हैं, और बाद में आप मूव करते चले गए, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते चले गए, और दुनिया के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कम हुआ। आपकी जो रीच थी अप टू द रिमोट रीजन्स वो आपकी जो है वो इंश्योर हुई, और लोगों के दरमियान जो कनेक्टिविटी थी वो आपकी बढ़ी। और इसी कनेक्टिविटी को आज की जुबान में हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बड़ा मेजर रोल है। फिर इसी तरीके से एक और पॉजिटिव लिखें जो नेगेटिव में भी आएगा, दैट इज द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी ज्यादा हुई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, आपकी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आपकी स्टैब्लिश होना शुरू हो गई यूरोप के अंदर। और फिर इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में आपके यहां मेडिकल रेवोल्यूशन आया, आपकी दुनिया में मेडिकल रेवोल्यूशन आया, मेडिकल रेवोल्यूशन आया। भाई पहले आप ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो एक जख्म को ठीक होने के लिए पता नहीं कितने महीने लग जाते थे। अब आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आपके यहाँ अवेलेबल थी, फार्मास्यूटिकल फर्म्स एस्टैब्लिश हो चुकी थी, मेडिकल इक्विपमेंट आपका मॉडर्नाइज होना शुरू हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और आज तो आप बहुत आगे आ गए हैं, आज तो आप चौथे के 5वें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे खड़े हैं। ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ? आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मुमकिन हुआ। और फिर बात यहां पे नहीं रुकती, आपके जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है जिसको मैं अलग भी पढ़ाऊंगा, वो भी आपकी किस वजह से हुआ? आपके इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नतीजा है। सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि जनाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंसान की जिंदगी जो है दुनिया में वो आसान हो गई, आपके यूरोपियंस की जिंदगी जो है वो आसान हो गई, और फिर बाद में वहीं से आपका यूरोपियन आइडियाज ही आपके बाकी एरियाज में, बाकी रीजन्स में आपके एक्सपैंड किया उन्होंने। भाई हमारे यहाँ पे आपके सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके आने वाला कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स,
यहां पे रेलवेज, रेल नेटवर्क्स बिछाने वाले कौन हैं? भाई ब्रिटिशर्स। सो ये चीजें, आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, वो आपका लंदन सिटी से हुआ, ग्रेट ब्रिटेन से, और बाद में पूरी दुनिया, आज की तारीख में इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है, और जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आपकी ओवरऑल जो जिंदगी है वो आसान हुई। जो स्टूडेंट्स, क्या यहां तक क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी किसी किस्म का अभी तक? नो से क्या मुराद है? कि मसला समझ नहीं आई, नो से क्या मुराद है? देखिए, आपने अपना स्टूडेंट जो है, अगर क्लास जो है स्पीड तेज है, अच्छा स्पीड का मसला रहेगा बच्चे। इरफान, अच्छा जनाब, अल्लाह भला करे। नेक्स्ट, मानूर कह रही है कि पायनियर्स वर दी मुस्लिम साइंटिस्ट ऑलवेज। भाई वो आपकी इस्लामिक हिस्ट्री है, वो आप पढ़ते जाएं। यहां पे हम स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके जी, मैं स्लो करने की कोशिश करता हूँ स्पीड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मानूर आप इस्लामिक चीजें वो ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या जरूरत है आपको ऐड करने की? आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें। आप मैं ये आपकी ये कल की बात कर रहा हूँ, ये 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर तो मैं वो चला जाऊँ ना केवीरा में, केवीरा को भी मैं लेके आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। अच्छा, खैर, नेक्स्ट आ जाएंगे इसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल, बल्कि यूं ना लिखे हैं, आप लिखे हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन्वायरमेंट, अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इस रेवोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या जी नेगेटिव ही हैं। अफनान हैदर, आपके इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं। अभी सिर्फ पहले मैं फोकस करता हूं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमने कहा ना कि जनाब आपकी प्रोडक्शन तेज हो गई, प्रोडक्शन तेज हुई तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है वो तेज हुई, और जब नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन को तेज कर दिया आपने, तो उसके नतीजे में रिसोर्स स्कार्सिटी आपको मिली। रिसोर्स स्कार्सिटी आपको मिली, आपके रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके श्रिंक होना शुरू हो गए। फिर भाई जब आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा किया तो उसी के नतीजे में आपको एयर पोल्यूशन तोहफे में मिली। एयर पोल्यूशन, जो स्टूडेंट से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स मैं बता रहा हूं, आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक बात, एयर पोल्यूशन पे हमारी 1.5-2 घंटे की डिस्कशन है। यहां पे सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपकी एयर पोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई। और जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उधर में से आप अच्छी अच्छी 2-3 चीजें उठा के एक अच्छा सा पैराग्राफ इधर सेट करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। भाई छोड़े, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि जनाब आपने कहा कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इसके नतीजे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में, तो भाई आपकी जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो किस पे चल रहे थे? कोल का इस्तेमाल कर रहे थे आप, और इसी कोल को आप फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और यही कोल आपको CO2 देता है, यही कोल आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फर्दर एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, और वही एयर पोल्यूशन आपको ग्लोबल वार्मिंग के लेवल पे लेके जाता है, और वही ग्लोबल वार्मिंग आपको क्लाइमेट चेंज पे लेके जाता है। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि आज जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इन तमाम की जो शुरुआत है वो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होती है। क्योंकि आप बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का,
तो भाई जब आपकी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके नतीजे में दुनिया के अंदर एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा हो गई, और उसके नतीजे में हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जी हां, ओजोन लेयर डिप्लीशन लिखें, इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन लिखें, ग्लोबल वार्मिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, बायोडाइवर्सिटी लॉस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो आबादी आपकी ज्यादा बढ़ी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। जी हां कमल नौरीन, एसिड रेन भी लिखे हैं। अब आप एक उस पे पटड़ी पे मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को एक बार ट्रैक पे तो लेके आ जाऊं। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन या सॉइल डिग्रेडेशन, वो इसके नतीजे में। जो डिफॉरेस्टेशन आपकी हुई दुनिया में, जंगलात का कटाव जो है, भाई आपने पेपर इंडस्ट्री स्टैब्लिश की ना इसके नतीजे में। तो पेपर आप किससे बनाते हैं? लकड़ी से, प्लांट से बनाते हैं। आपने जो फर्नीचर बनाना शुरू किया वो आपने प्लांट्स को इस्तेमाल किया। आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थी, जो मेडिसिन्स थी, दवाइयां थी, डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता नहीं है कि आपकी 70% मेडिसिन जो हैं दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। सो डिफॉरेस्टेशन भी इसकी वजह से। फिर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिजीजेज, जो स्टूडेंट्स मैं मेंशन कर दूं कि देयर वाज नो कॉलेरा फाउंड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर वाज नो टाइफाइड फाउंड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये बीमारियां नई थी उस वक्त आपके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में आई। इस तरह की बीमारियां पहले आपके पास्ट में, माजी में नहीं थी। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि भाई इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में आपके इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम आपके मुतासर हुए, अफेक्ट हुए, और जिसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि अच्छा जनाब आपको ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो आपको तोहफे में मिली है। एक बात ये हो गई, ये तो हो गया एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। अगर इसको मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, जो शायद आप पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। भाई आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है जिसके नतीजे में दुनिया के अंदर जो है वो आपका कैपिटलिज्म जो है वो बरपा, कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ फैक्ट्री सिस्टम के नतीजे में। और उसी कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए कम्युनिज्म जो है, कार्ल मार्क्स जो है वो अपनी थीरीज के साथ ऊपर आता है। सो दुनिया के अंदर जो आइडियोलॉजिकल आपकी डिवीजन है दो बड़े ब्लॉक्स में, उसकी वजह भी तो आपकी यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना भाई। अगर मैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को छोड़ के बात करूं, द स्टूडेंट्स, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीशन वगैरह, इनकी डिटेल हमने अगले लेक्चर्स में करनी है। शाबाश। अब सवाल ये है, छोटा सा सवाल है, सर नॉइज पोल्यूशन भी इंक्लूड होगा? जी बिल्कुल होगा जनाब, क्यों नहीं होगा। नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं? ट्रैफिक से नॉइज पोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से नॉइज पोल्यूशन आता है। तो ये इधर ही है ना, आपके इसी के साथ है। जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है आपके पास, घर का रेफ्रिजरेटर है, जो आपका टेलीविजन है, जो आपके घर में म्यूजिक स्टेशन लगा हुआ है, वो ये तमाम, ये सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं ना भाई। तो नॉइज पोल्यूशन है ना, फिर इसका कनेक्शन है इसके साथ। अच्छा, अब सवाल ये है कि जनाब ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से आपकी दुनिया में या आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, या ऐसी कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आपका अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कामयाब होता है? ठीक हो गया जनाब, कॉजेज लिखेंगे आप। और डियर स्टूडेंट्स, मेंशन कर दूं कि ये कॉजेज आपको किसी भी किताब में इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका कॉपीराइट मेरे अपने पास है, ये मैंने खुद से पॉइंट्स तख्लीक किए हैं। अच्छा, अब causes that led to the industrial revolution,
towards the industrial revolution? Number one, the students, number one was the humans' quest for betterment. Humans' quest for betterment. The students, इंसानी जुस्तजू, अगर इंसान अपनी जुस्तजू को जारी ना रखता तो क्या आज हम केव इरा में मौजूद ना होते? इंसान ने हमेशा से ये कोशिश की कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो आसान हो, वो बेहतर हो, और उसी बेहतरी की कोशिश में उसने अपनी तमाम एनर्जीज को सर्फ किया, इस्तेमाल में लेके आया, और उसी क्वेस्ट की वजह से इंसान जो है वो साइंस तक पहुंचा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक पहुंचा। ये इंसानी जुस्तजू ही थी जिसने ये तमाम चीजें जो हैं वो मुमकिन की। नंबर वन पॉइंट। अब ये जुस्तजू ऐसे ही नहीं हो जाती भाई, कोई चीज थी इंसान के पास जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर इंसान ने जुस्तजू की, या एज अ टूल वो किसको इस्तेमाल कर रहा था? दैट टूल वाज द इंटेलेक्ट। तो नंबर 2 पॉइंट बनेगा जो इसके साथ कनेक्ट भी हो रहा है पहले के साथ, ह्यूमंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ह्यूमंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप देखें इंसानी तारीख को उठा के, आपको जो इंसानी तारीख में जो डेवलपमेंट मिलती है, या आपको जो इनोवेशंस मिलती हैं, या आइडियाज मिलते हैं, उसमें जनरेशंस का कंट्रीब्यूशन है। भाई आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि थ्योरिस्ट होते हैं, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होता था, वो प्लेटो, रूसो वगैरह सारे वो फिलोसफर्स हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होता था। फिर बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता थ्योरेटिकल नॉलेज आपका साइंस की तरफ आया, और ये जो पूरे का पूरा सफर था इसमें आपकी जनरेशंस लगी हैं, ये नस्लों पे मुहित सफर था, और इसी वजह से, इसी सफर की वजह से इंसान का हर नस्ल गुजरने के बाद इंटेलेक्ट जो है वो आपका डेवलप होता चला गया, एडवांस होता चला गया, और आखिर में वो कहां पे लेके आया? आपको साइंस की तरफ लेके आया। और साइंस में किसकी तरफ लेके आया? आपको इनोवेशंस की तरफ लेके आया। सो थर्ड पॉइंट इज द साइंटिफिक इनोवेशंस। भाई दुनिया में मैंने कहा कि इतना लाभ, हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर वो कौन सी इनोवेशन का पड़ा? क्या ऐसी चीज दुनिया में इनोवेट हुई जिसके बाद आपकी मशीन्स पे मशीन्स और नई से नई चीजें आना शुरू हो गई सोसाइटी के अंदर? Not wheel, it was the engine. It was the engine, steam engine, coal engine. अब फिर उसी इंजन को आप इंस्टॉल करते चले गए भाई, गाड़ियों में भी वही इंजन, मशीनों में भी वही इंजन, और आप इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते चले गए और पूरी दुनिया को आपने इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया। सो 3 मेजर पॉइंट्स, एक ह्यूमंस क्वेस्ट फॉर बेटरमेंट, नंबर 2 ह्यूमंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एंड नंबर 3 वाज दी साइंटिफिक इनोवेशंस, जिसमें इन्वेंशन ऑफ इंजन जो है वो आपका सबसे ऊपर रहेगा। इसी तरीके से एक और पॉइंट लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेनेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गैप। मेंटेनेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गैप। द स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे कि आपके जो प्रोडक्शन स्पीड थी वो कम थी, उसकी कमी की वजह से आप अपनी सोसाइटी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सो आप नए ऑप्शंस की तरफ गए। आपको जरूरत थी कि आप अपने प्रोडक्शन एबिलिटी को इंक्रीज करें, और यही कोशिश आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक लेके आती है, जब आपने मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए आपने जो ब्रिज किया, अपने डिमांड एंड सप्लाई गैप को ब्रिज करने के लिए आपने ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। सो 4 बड़े कॉजेज हैं, 4 बड़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे पहुंचा। ठीक हो गया जनाब? अल्लाह भला करे आपका। अब ये 4 हो गए। जो स्टूडेंट्स,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन यहाँ पे जरा छोटी सी बात करेंगे मुमलकत खुदादाद की, यानी पाकिस्तान की बात करेंगे कि जनाब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके क्या डेवलपमेंट या क्या प्रोग्रेस हुई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता होगा, मैं छोटा सा एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। द स्टूडेंट्स, 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया तो उस तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान मर्ज वजूद में आता है, और फिर ये तय हुआ था कि आपके सब कॉन्टिनेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपका इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे, उनका जो है फेयर डिवीजन होगा। और जो डिवीजन हुई और जिसमें हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब के हमारे यहाँ जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें हमारे साथ नाइंसाफी की गई। हमें जो हमारा शेयर मिलता था वो हमें नहीं मिला। और हमें यह भी पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई कमजोर मुल्क था। और हमें यह भी पता है कि जनाब पाकिस्तान जब बना तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो ज्यादातर इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गई। पाकिस्तान के पास तो गिनी चुनी 4, 5, 6 इंडस्ट्रीज थी। मैं आपको कहीं पढ़ रहा था मैं कि टोटल जो हमारी लेबर जो है आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज में काम करती थी पाकिस्तान की, दैट वाज ओनली 2600, व्हिच वाज नथिंग। 2600, यानी पाकिस्तान जब बना तो हमारी टोटल लेबर जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम कर रही थी वो उसकी तादाद 2600 थी। यहां से अंदाजा लगाएं कि हमारे यहां कितनी ज्यादा फैक्ट्रीज थी। सो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि 47 में पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो है वो नहीं था और हमारी इकोनॉमी भी कमजोर थी, हम अफोर्ड भी कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर हमारे यहां एक और बड़ा मसला होता है कि हमारे यहां हमारे पाकिस्तान के बनते साथ ही हमारा इशू, हमारी वॉर हो जाती है कश्मीर को लेके इंडिया के साथ, और हमारी तवज्जो जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं रहती। और फिर हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक लीडरशिप का एक वैक्यूम नजर आता है। कायदे आजम की डेथ के बाद, लियाकत अली खान की जो आपकी शहादत है उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास एक लीडरशिप का वैक्यूम आया पाकिस्तान में। वो भी एक वजह बना जिसकी वजह से आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोच पाए। और फिर हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि जनाब पाकिस्तान ऑलमोस्ट 10 से 11 साल एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा। भाई 1950s के दौरान आपके 6 से 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट शोज कि पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई खास जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं हुई। फिर हमने देखा कि जनाब आपका पहला मार्शल लॉ लगता है, जनाब क्या कहते हैं उसको, जनरल अयूब साहब आते हैं। जनरल अयूब साहब का इरा जो है वो 60s में 1958-59 में आए थे। और 60s में हमने देखा कि 60s में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जोर पकड़ती है। और इसी के नतीजे में हमने देखा कि 1960s के टाइम को आज भी हम कोट करते हैं कि भाई उस वक्त हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 6 में थी, 6%, 6.5%, 5.5%। आप उठा के देखिए 60s के स्टैट्स को। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। नॉट ओनली द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। मिथत ग्रीन रेवोल्यूशन भी 60s में आया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी आपकी, इंडस्ट्रियल जो आपका एग्रीकल्चर की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा था टुवर्ड्स द नेशनल जीडीपी ग्रोथ व्हिच वाज इन 6 आई गेस 6%। सो उसके बाद आपके जनाब अयूब साहब जाते हैं तो आपके भुट्टो साहब आ जाते हैं। अगेन वो नेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने एसेट्स को, तो उसमें भी वो फेल होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगेन आपके ज़िया-उल-हक साहब आए, और ज़िया-उल-हक साहब जब आए तो हमारे यहाँ प्रायोरिटीज फिर से चेंज हो गई स्टेट की। इस्लामाइजेशन पे काम होता है, अफगान वॉर हमारी प्रायोरिटी होती है, और अगेन जो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं हो पाता। फिर ज़िया-उल-हक साहब के जाने के बाद क्या हुआ? 10-12 साल 11 साल बेनजीर भुट्टो साहिबा और आपका नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन दोनों के दरमियान हमें कुत्ते बिल्ली का खेल देखने को मिला।
एक बाइक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक असेंबली तोड़ रहा है, दूसरा जोड़ रहा है, बस यही हमें 10-11 साल देखने को मिला। और जिसके नतीजे में हमने देखा कि हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट हुई और ना हमारी जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव हुई और ना ही पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंप्रूव हुई। और फिर क्या हुआ? फिर अगेन आपका मुशर्रफ साहब आ गए, मिलिट्री आ गई। उसके दौरान क्या हुआ? मिलिट्री के आने के बाद, मुशर्रफ साहब के आने के बाद हमने देखा हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंप्रूव होती है। उसकी एक वजह ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गई, फॉरेन एड हमें मिल गई इंडिया आपके अमेरिका से, क्योंकि आप जो है वॉर एंड टेरर में भी शामिल हो गए। लेकिन वो भी एक लिमिटेड आपका एक टाइम था जिसके दौरान आप ये एक्सेल किया थोड़ा सा। बाद में आपकी जो पीस की सिचुएशन है, आपकी जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, वो इंक्रीज हो गई और जिसकी वजह से फिर तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं पाई। फिर उसके बाद इसके साथ ही आपका एक और बड़ा मसला शुरू हो गया, एंड दैट वाज द एनर्जी क्राइसिस। फिर हमने देखा कि आपकी पीपल्स पार्टी आती है 2008 से 12, फिर 12 से 13 से आपके नवाज शरीफ साहब आते हैं। और इन दोनों इराज में पीपल्स पार्टी और पीएमएल नवाज जो है, उन दोनों के दौरान आपने देखा कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस का मसला बहुत ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो भी भाग गए। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहां चला गया, जो थे वो भी भाग गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सारी की सारी बांग्लादेश चली गई। और फिर हमारी आखिरी उम्मीदें जो वाबस्ता होती हैं वो आपके सी पैक के साथ हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ। और आज हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। ठीक हो गया जनाब। सो ये ब्रीफ सा थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। तो अच्छा जनाब, यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी जनाब। ओ बोलो ना, पंजाबी आंदी है तुहानू? अच्छा, अब जनाब अब आ जाएं एग्रीकल्चरल साजिद रहमान केड़ा सुच ईमान कह रही है क्या पूछें, और आयशा नवाज कह रही है सर थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। आयशा नवाज थोड़ी समझ क्यों आ रही है, बताओ मुझे, क्यों थोड़ी समझ आ रही है तुम्हें? खुदा का नाम लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली मैंने यहाँ पे। अच्छा पंजाबी की बात कर रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक हो गया जनाब। अच्छा खैर, नेक्स्ट जनाब अगला टॉपिक है हमारा, किस पे जाएं? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पे आ जाओ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पे आ जाओ जी स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। और यहां पे आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया। यहां पे स्पेसिफिकली आप एग्रीकल्चर सिस्टम की बात, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई पूरी दुनिया में। जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई पूरी दुनिया में। भाई क्यों इंक्रीज हुई? दो वजूहात थी इसके पीछे। नंबर वन, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर टू, द लैंड प्रोडक्टिविटी। न्यू टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? न्यू टेक्नोलॉजी से मुराद है कि जनाब जो आपने ये ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स वगैरह जो आपके प्लॉइंग मेथड्स थे वो आपके तब्दील हुए, वो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। जो आपने वाटर को बोर करके ट्यूबवेल्स लगाए अपनी पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ये भी आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ।
भाई वो एरियाज जहां पे पानी नहीं था, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, वहां पे पानी की रसाई को मुमकिन बना दिया, पानी की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बना दिया, और उसके नतीजे में हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई नई टेक्नोलॉजी की वजह से। लैंड प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव की? जी एग्जैक्टली मानूर, आपने फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया, आपने पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया, आपने हर्बिसाइड्स को इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, बेशुमार हैं ये। जो प्लांट डिजीज थी, जो आपकी फसलों की बीमारियां थी, उसको भी आपने काबू में कर लिया। जो आपकी फसलें बीमारी का शिकार होकर खत्म हो जाती थी, अब वो नहीं होती थी, अब आपका वो प्रोडक्शन भी उधर से पूरे का पूरा आना शुरू हो गया। ये तमाम चीजें आपके एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से मुमकिन हुई, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट ही है। और यह भी सबसे पहले आपके ग्रेट ब्रिटेन में ही आया और बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। इसके नतीजे में हमें क्या फायदे हुए? पहला फायदा हमें यह हुआ कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी का मसला था वो आपका रिजॉल्व हो गया। फूड सिक्योरिटी से क्या मुराद है? फूड सिक्योरिटी से मुराद हम लेते हैं भाई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टॉक, वो आपकी इंप्रूव हो गई, बेहतर हो गई। ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का नतीजा ही था कि आपके यहां क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। क्रॉप रोटेशन से क्या मुराद है कि अगर मेरे पास कोई एक पीस ऑफ लैंड है, कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है जहां पे मैं फसलें काश्त करता हूं, तो पहले मैं साल में 2 बार